जो पोस्टीरियर है वो हार्मोन खुद नहीं बनाता, वो ऊपर हाइपोथैलेमस के अंदर उसके न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। वहां से वो हार्मोन सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से सिक्रीट करके नर्व एंडिंग्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आता है, और वहां पे फिर जब सिग्नल आता है तो फिर वो ऊपर से बन के फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वो रिलीज होते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर से दो है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, वो भी आज हम पढ़ेंगे, और एंटीरियर से 6 हार्मोन्स हैं, और इनको रिलीज करने के लिए जो सिग्नल आता है वो ऊपर से आता है हाइपोथैलेमस से, वहां से रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, ठीक है, और इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आते हैं, वो आगे पिट्यूटरी के हार्मोन्स की रिलीज को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। अब हम उसके बाद हमने बेटा ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस कर रहे थे। ग्रोथ हार्मोन है, हमने बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, इसको सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं बेटा, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, और ये सोमेटोट्रोप सेल्स होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, वहां से ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। फिर इसने जाके एक्सेप्ट दिस हार्मोन, बाकी सारे हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके इफेक्ट करते हैं, और आगे वो और मजीद हार्मोन रिलीज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन ऐसा हार्मोन है जिसने कि पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को इफेक्ट करना है, स्पेशली मसल्स, टिश्यूज, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि एक और ये डायरेक्ट इसके मेथड होते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या क्या इफेक्ट है, जिसमें प्रोटीन पे एनाबॉलिक इफेक्ट है, फैट्स पे ये इनकी मोबिलाइजेशन को एडिपोज टिश्यू से ज्यादा करता है, यानी कि लिपोलिटिक इफेक्ट है, और कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बेटा ये डायबिटोजेनिक है। ठीक है, यानी ये हाइपरग्लाइसीमिया करता है, ग्लूकोज की जो कार्बोहाइड्रेट्स की को एज अ यूज नहीं करता है, वो हम फैट को एज अ एनर्जी यूज करते हैं इसमें। तो लेकिन ये क्या करता है कि ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम द लिवर, और इसके अलावा लिवर से एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करता है, जिसको बेटा सोमेटोमिडिन सी कहते हैं। ठीक है, सोमेटोमिडिन सी का ही दूसरा नाम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, क्योंकि वो इंसुलिन की तरह इफेक्ट करता है, और लिवर इसको सिंथेसाइज करता है। एटलीस्ट 5 टाइप्स होती हैं, और फिर आपको मैंने बताया था कि ये सोमेटोमिडिन सी जो अगर होगा, ये एक इंटरमीडिएट फैक्टर समझ लें कि जिसने ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करना है विद द एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो अगर सोमेटोमिडिन सी नहीं होगा तो शॉर्ट स्टिचेस बंदे बनेंगे। ठीक है, तो आगे इसकी जो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज है या कुछ है वो मैं आपको आगे डिस्कस करती हूँ। यहाँ तक हमने सारा इसका मैकेनिज्म पढ़ा कि कैसे क्या है, कैसे इसका मेटाबॉलिकल इफेक्ट है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, क्या कर रहा है। अब आगे हमने इसको पढ़ना है कि एबनॉर्मेलिटीज क्या हो सकती हैं ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन में। ठीक है, अंडरस्टैंड। अच्छा जी, सबसे पहले है कि पैन हाइपोपिट्यूरिज्म। पैन कहते हैं ओवरऑल, सारे का सारा। हाइपो का मतलब है, जहां हाइपो का वर्ड आएगा वहां पे डिक्रीज रिलीज, जहां हाइपर का वर्ड आएगा वहां पे इंक्रीज रिलीज। ठीक है, पैन हाइपोपिट्यूरिज्म यानी कि पूरे के पूरे जो हाइपो जो आप इंक्रीज डिक्रीज हो गए हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, उसको कहते हैं पैन हाइपोपिट्यूरिज्म। दिस टर्म मींस डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ऑल द एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। द डिक्रीज इन सिक्रीशन में भी कंजेनिटल हो सकती है, यानी बाय बर्थ, प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, और इट मे अकर सडनली और स्लोली, यानी किसी और वजह से भी हो सकती है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ, most often resulting from the pituitary tumor that destroys the pituitary gland। तो कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन है, कोई ट्यूमर है या कोई ऐसी कंडीशन है जो कि पिट्यूटरी के को डिस्ट्रॉय कर दे, इस ग्लैंड को, तो उसके सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो सारे के सारे जो हार्मोन बन रहे हैं वो कम बनेंगे। ठीक है, आगे है सबसे पहले बेटे डिवार्फिज्म। डिवार्फिज्म क्या चीज होती है? The most instances of dwarfism results from generalized deficiency of anterior pituitary secretion during childhood। ठीक है, पैन डिवार्फिज्म कहेंगे कि अगर पैन हाइपोपिट्यूरिज्म चाइल्डहुड में हो जाए, ठीक है, उसको डिवार्फिज्म कहेंगे, और एडल्टहुड में हो जाए तो उसकी अलग कंडीशंस होंगी। ठीक है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड, एडल्ट का मतलब है जो प्यूबर्टी की एज में पहुंच गया है ना। ठीक है, और चिल्ड्रंस होते हैं या टोडलर्स होते हैं, मैंने बताया था कि 4-5 ईयर्स की एज के बच्चे होते हैं, यानी जब डेवलपमेंट हो रही होती है।
तो अगर ड्यूरिंग चाइल्डहुड आपका सारे के सारा एंटीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाए तो उसको उस वक्त कंडीशन को कहेंगे डिवार्फिज्म। A person with the panhypopituitarism dwarfism does not pass through puberty, क्योंकि वो puberty तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि जितने बाकी हार्मोन puberty के लिए चाहिए वो नहीं हो रहे होंगे secrete, and never secrete sufficient quantities of the gonadotropic hormones to develop the adult sexual functions। gonadotropic बेटा कौन से हैं? LHS, LH और FSH, ठीक है। तो वो नहीं होंगे तो आपके सेक्सुअल फंक्शंस की डेवलपमेंट नहीं होगी। अच्छा, पैन हाइपोपिट्यूरिज्म जो हमने कहा है occurring in adulthood frequently results from one of three common abnormalities। अब abnormalities का मतलब है कि पैन हाइपोपिट्यूरिज्म जो इसमें हो रहा है मोस्ट वो उसकी क्या मतलब कोई कॉजेज पूछे कि आपकी क्या कॉजेज हो सकती हैं कि अगर एडल्ट के अंदर पैन हाइपोपिट्यूरिज्म हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। उसकी तीन, पहले हमने डिवार्फिज्म पढ़ा है, वो आगे मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताती हूँ कि डिवार्फिज्म कैसे है और कैसे डेवलपमेंट होती है इन बच्चों के अंदर। जो पैन हाइपोपिट्यूरिज्म ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ में अगर हो जाएगा बेटा तो इसका दूसरा नाम जो है वो साइमंड डिजीज भी कहते हैं इसको, ठीक है। उसकी क्या कॉजेज हो सकती हैं इसमें बेटे? कॉज हो सकती है कि अगर कोई दो ट्यूमर कंडीशंस हैं जैसे कि क्रेनियोफ्रेंजियोमास और क्रोमोफोब ट्यूमर्स में कंप्रेस द पिट्यूटरी ग्लैंड until the functioning anterior pituitary cells are totally or almost totally destroyed। दो या तो दो ट्यूमर हैं, क्रेनियोफ्रेंजियोमास और क्रोमोफोब ट्यूमर्स ब्रेन के अंदर है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंप्रेस कर रहे हैं, तो उनके सेल्स में वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तीसरी वजह क्या हो सकती है कि अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए। थ्रोम्बोसिस कहते हैं बेटा कि कोई क्लॉट आके आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बन जाए। अगर कोई एक होता है थ्रोम्बस और दूसरा होता है कि जो अगर डिसलॉज क्लॉट हो जाएगा उसको कहते हैं थ्रोम्बस। वो आके किसी जगह फंस जाएगा किसी भी ब्लड वेसल के अंदर, फर्स्ट करें वो पिट्यूटरी ब्लड वेसल्स के अंदर आके उसने उसको बंद कर दिया थ्रोम्बस ने, तो उसकी वजह से भी बेटे जो पिट्यूटरी डियर पिट्यूटरी है उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। This abnormality occasionally occurs when a new mother develops circulatory shock after the birth of her baby। तीसरी वजह कि अगर बर्थ के बाद जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं बेटे, पोस्टपार्टम का मतलब है कि डिलीवरी के बाद हेमरेज हुआ। हेमरेज का मतलब है कि मदर ने इतना ज्यादा ब्लड लॉस किया कि वो सर्कुलेटरी शॉक में चली गई है, तो उसकी वजह से आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई कम जाएगी। जब वहां पे ब्लड सप्लाई कम होगी तो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। वहां पे वो हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं शीहैन सिंड्रोम, ठीक है। वो इसके में लिखा हुआ है, लेकिन थर्ड दो ट्यूमर हो सकते हैं, तीसरा थ्रोम्बोसिस ऑफ पिट्यूटरी वेसल्स और चौथी रीजन क्या हो सकती है एडल्टहुड में? शीहैन सिंड्रोम। द जनरल इफेक्ट्स ऑफ एडल्ट हाइपोपिट्यूटिज्म की क्या क्या आएंगे? हमने कहा कि इसमें हाइपोथायराइडिज्म होता है, डिप्रेस्ड प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बाय एड्रिनल ग्लैंड एंड सप्रेस्ड सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, सो सेक्सुअल फंक्शंस आर लॉस्ट। थायराइड भी कम होगा जिसकी वजह से लेथार्जिक होगा पर्सन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा कि जो वाटर की एब्जॉर्प्शन वगैरह होनी है बॉडी से वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं वो भी कम होंगे जिसकी वजह से सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एड्रीनोकॉर्टिकल, थायराइड हार्मोन और जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है ये तीनों एडल्ट में कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे कि हम जो है वो बाहर से एड्रीनोकॉर्टिकल और थायराइड हार्मोन दे के इस कंडीशन को थोड़ा ट्रीट कर सकते हैं। जी, ये डिवार्फिज्म की थी। मैंने आपको पहले बताया कि अगर चाइल्डहुड में पैन हाइपोपिट्यूरिज्म होगा तो उसको डिवार्फिज्म कहेंगे। अगर एडल्ट लाइफ में पैन हाइपोपिट्यूरिज्म होगा तो उसको साइमन डिजीज भी कहते हैं या एडल्ट पैन हाइपोपिट्यूरिज्म कहते हैं। अब डिवार्फिज्म में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका बच्चे होते हैं वो शॉर्ट स्ट्रेचर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी डेवलपमेंट हो रही होती है, अभी जो एपिफिसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स हैं वो शैफ्ट के साथ फ्यूजन नहीं हुई होती है, ठीक है। एडल्ट में तो क्योंकि फ्यूजन हो जाती है ना, तो उसमें डिफरेंट इफेक्ट आएगा। और डिवार्फिज्म में शॉर्ट स्ट्रेचिंग यानी छोटे कद के रह जाते हैं
क्योंकि इसमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एडल्ट 10 साल का होता है, ठीक है, वो आपको 4 या 5 साल की एज का बच्चा लग रहा होता है, और जो 20 साल का होता है तो वो पर्सन 7 या 10 साल की एज का लग रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी की ग्रोथ तो हो रही होती है प्रोपोर्शनली ग्रोथ हार्मोन की वजह से, लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही होती। ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो ये ग्रोथ हार्मोन कम है। ये कितने इफेक्ट करता है? ये 10,000 में से किसी एक को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये कंजेनिटल भी हो सकता है, चिल्ड्रन में हो सकता है कि ग्रोथ हार्मोन एब्सेंट ड्यूरिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, कोई ट्यूमर है वो कॉज कर रहा है हाइपोपिट्यूरिज्म, तो इसमें हार्मोनल आउटपुट जो है वो कम हो जाएगी और बेबी जो है वो डिवार्फ जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज ये हो सकती है। दूसरा हमने कहा कि हमने बेसिकली पैन हाइपोपिट्यूरिज्म हो रहा है ना इसको, तो इसमें बच्चे जो है वो एडल्ट लाइफ में या प्यूबर्टी में नहीं आते, तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो है वो भी सफिशिएंट क्वांटिटीज में सिक्रीट करते हैं। इन वन टाइप ऑफ द dwarfism, द अफ्रीकन पिजिमीज एंड लेवी लॉरेन dwarf। इसमें क्या होता है बेटा, the rate of growth hormone secretion is normal or high, but there is hereditary inability to form the somatomedin C, which is the key step for the promotion of growth by the growth hormone। जी, कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सोमेटोमेडिन सी क्या होता है? अभी मैंने स्टार्ट में आपको इसके बारे में बताया है। तो इसमें जो ये वाले के दो कंडीशंस हैं, एक अफ्रीकन पेचमीज है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर भी शॉर्ट रह जाता है, और दूसरा जो है उनके अंदर डिवार्फ हो जाते हैं। ठीक है, और दूसरा लेवी लॉरेन डिवार्फ है। तो इसमें क्या है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सोमेटोमेडिन सी का क्या रोल है, और अगर ये नहीं होता तो इसमें क्या हो जाता है? और ये हेरिडिटरी डिजीज है जी। तो बच्चा बताएगा मुझे कि ये डिवार्फिज्म की टाइप है। जी जी मैम बताएं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है जो ग्लूकोज को करता है। ये सोमेटोमेडिन सी जो है बेटा, दिस इज द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और ये क्या करता है बेसिकली, इसका मैम बेटे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को लोअर करता है। करता है, लेकिन इसका नॉर्मली जो है वो ये इसका बेसिकली बेटे ग्रोथ हार्मोन के साथ क्या रोल है? मैम मैम उसको ये ग्रोथ को स्टिमुलेट। प्रमोट करता है। क्योंकि ये बोन्स और पेरिफेरल टिश्यूज जो हैं उनके ऊपर ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट को ज्यादा करता है। ठीक है, बेशक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हाइपरग्लाइसीमिया में भी काम कर रहा है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्यों शॉर्ट स्टेचर रह जाते हैं? यानी ऐसे ये मैंने आपको बताया कि अफ्रीकन में उन्होंने देखा, और लेवी लॉरेन डिवार्फ है, उन्होंने क्या देखा कि इनमें कंजेनिटली जो इनएबिलिटी है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोमेटोमेडिन सी सिंथेसाइज नहीं हो रहा। ठीक है, उसकी वजह से इनके अंदर ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ हार्मोन का रेट जो है वो भी सिक्रीशन, बेशक ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन उन्होंने प्लाज्मा में देखी, वो हाई भी थी, नॉर्मल भी थी, लेकिन सोमेटोमेडिन सी के ना होने की वजह से जो ग्रोथ का इफेक्ट है बोन्स और टिश्यू पे वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये शॉर्ट स्टेचर रह गए थे। ठीक है, ये पिजिमीज ऑफ द अफ्रीका और लेवी लॉरेन डिवार्फ, तो अगर कोई आपसे ये पूछे तो इनमें शॉर्ट स्टेचर होते हैं, तो ड्यू टू द सोमेटोमेडिन सी जो हेरिडिटरी है यानी कि जेनिटली आ रहा है, उसमें ग्रोथ हार्मोन बेशक नॉर्मल था, लेकिन ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट सोमेटोमेडिन सी के ना होने की वजह से नहीं हो पा रहा। अंडरस्टैंड? ठीक है, अच्छा। अब आते हैं जी जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म हम कब कहेंगे जी बेटा? जो सोमेटोमेडिन सी का मैंने बताया है, ये आपके जो गाइटन का पेज है 944, इसके ऊपर पूरा इसका एक कॉलम दिया हुआ है, उसके अंदर सोमेटोमेडिन सी को एक्सप्लेन किया है कि ये क्या चीज होती है, और अगर ये नहीं है तो फिर क्या चीज बन रही है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम पढ़ रहे हैं जी, ये था जी पैन हाइपोपिट्यूरिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हाइपर पिट्यूरिज्म हो जाए, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से ओवर सिक्रीशन हो जाए, ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पिट्यूटरी निकल रहे हो, तो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं? पीछे मैंने आपको बताया है कि पैन हाइपोपिट्यूरिज्म अगर चाइल्डहुड में हुआ है तो डिवार्फिज्म हो जाएगा, अगर एडल्टहुड में हुआ है तो फिर क्या हो सकता है? उसको हाइपोथायराइड होगा। कौन कौन से हार्मोन? जाइजेंटिज्म में क्या होता है बेटा? अब ओवर सिक्रीशन है, हाइपर पैचुरिज्म हो रहा है कि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी ज्यादा हो रही है और वो ज्यादा ग्लैंड्स बना रहा है। तो अगर उसमें जाइजेंटिज्म में इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन बिफोर एडोलेसेंस,
अगर एडोलिसेंस से पहले हाइपरपिट्यूरिज्म हो जाएगा तो उसको जाइंटिज्म हो जाएगा, यानी जाइंट साइज का बंदा बन जाएगा। और अगर आफ्टर एडोलिसेंस होगा तो एक्रोमेगैली हो जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है कि हाइपरपिट्यूरिज्म बिफोर एडोलिसेंस एंड आफ्टर एडोलिसेंस, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली। अब आपको मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सेसिव ग्रोथ एंड हाइट, कॉन्टिन्यूस सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इसमें क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है, या तो स्पेसिफिकली, और या फिर क्या होता है कि जिसकी वजह से जो है ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा होने की वजह से जाइंट साइज जो है वो डेवलपमेंट होती है। हाइपर ग्लाइसीमिया हो रहा है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, और उसका आपको पता है डायबिटोजेनिक इफेक्ट है, जिसकी वजह से हम इसको पिट्यूटरी डायबिटीज भी कहते हैं। वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम इसको देख लें। हाइपरग्लाइसीमिया और फुल ब्लॉन डायबिटीज, ये जो जाइंट साइज के जिनमें जाइंटिज्म डेवलप हो जाता है ड्यू टू द ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, तो ज्यादा होने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है, और इनमें फुल ब्लॉन डायबिटीज हो सकती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, जो कि आगे आप जाके आप देख सकते हैं कि जो जाइजेंटिज्म है इसमें ओपन एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं, अफेक्ट्स द बोन ग्रोथ लेंथ अकर ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, क्योंकि अभी एडल्ट में जाके एपिफिजिस जो है वो फ्यूज करता है विद द शैफ्ट। अभी क्योंकि फ्यूजन नहीं हुई है तो क्या होता है कि वो बोन की ग्रोथ होती रहती है, कार्टिलेज भी बनता रहता है, और एपिफिजियल प्लेट्स ओपन होती है ना अभी चिल्ड्रंस के अंदर, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। तो एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की वजह से ग्रोथ लेंथ इंक्रीज होना शुरू हो जाती है बोन्स की, और फिर उसकी वजह से जाइंट साइज इंक्रीज बन जाता है। ठीक है, ये देखिए वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मैन है जैसे रॉबर्ट वेडलो। ठीक है, ये जिसकी सबसे ज्यादा हाइट थी 1918 में, 1914 में ये सबसे पहले टॉलेस्ट पर्सन अलाइव जो अभी तक जिंदा है वो सुल्तान कौसन है, टर्की में। इसकी 8 फीट 1 इंच हाइट है। ठीक है, अच्छा जी, जाइजेंटिज्म ओकेजनली द एसिडोफिलिक ग्रोथ हार्मोन, हमने कहा था ना कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो एसिडोफिलिक भी होता है क्योंकि वो एसिड डाइसस्टेन होता है। तो अगर उसका कोई ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बिकम्स एक्सेसिवली एक्टिव एंड समटाइम्स even the acidophilic tumor occur in the gland. As a result, large quantities of the growth hormones are produced. All body tissues grow rapidly, including the bones. The condition occur before adolescence, before the epiphysis, adolescence नहीं हुई है adult पे जाके, क्योंकि before the epiphysis of the long bones have become fused with the shaft, तो इसकी वजह से height increases so that person becomes a giant up to 8 feet tall. The giant ordinarily has hyperglycemia and क्योंकि उसमें हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो बीटा सेल्स जहां से पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होती है जो कि आपकी ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। तो बीटा cells of the islets of Langerhans in the pancreas are prone to degenerate and eventually diabetes mellitus is about 10% of the chance. ठीक है, तो ये जो डायबिटीज होती है बेटा इसको पिट्यूटरी डायबिटीज भी कहते हैं। ठीक हो गया, जो दूसरी डायबिटीज है वो ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द बीटा सेल्स और डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, लेकिन इसमें जो है वो पिट्यूटरी डायबिटीज भी है ड्यू टू द पिट्यूटरी। अच्छा जी, इसमें क्या बताया कि मैंने कि क्या कॉजेस हो सकती हैं। पिट्यूटरी एडिनोमास है, ट्यूमर फॉर्म्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, वही वाली बात दोबारा है। ये नॉन कैंसरस होती है। एवरेज ब्रेन साइज स्कल ग्रोस बट द ब्रेन स्टेज द नॉर्मल। स्कल का साइज बोनी जितने भी पोर्शन है वो बढ़ जाता है, लेकिन अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है यानी ब्रेन का साइज वो नॉर्मल रहता है। सो द ब्रेन फंक्शन जो है वो नहीं चेंज होते, नॉर्मल रहते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं जाइंटिज्म के अंदर कि पुअर ब्लड फ्लो ड्यू टू द बॉडी बहुत बड़ी है, इंक्रीज द मसल मैस, बट लेकिन मसल मैस तो बढ़ गया लेकिन मसल वीकनेस होगी उनको। एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस सॉल्ट इन मसल टिश्यूज, मसल्स स्वेल विद वाटर, सॉल्ट ज्यादा होने की वजह से रिटेंशन ऑफ वाटर होगी, रिजल्ट्स इन द डिसप्रोपोर्शनल मसल ग्रोथ, यानी इसमें जो भी है वो मसल्स की साइज बढ़ रहा है लेकिन ग्रो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगी, वो वीक होंगे। ये चार्ट को बेसिक ग्रोथ के चार्ट को कंपेयर किया हुआ है कि नॉर्मल एक एवरेज पर्सन है जिसकी 5 फुट 8 इंच है, तो जो डिवार्फिज्म के अंदर वो इतना छोटा रह जाएगा यानी 2 फुट और 5 साढ़े 5 इंच, और जाइंटिज्म में 8 फुट 11 इंच का हो सकता है।
ठीक है, मैंने बताया है, अभी हमने पढ़ा है जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म क्या है कि हाइपरपिट्यूरिज्म अगर बिफोर एडोलेसेंस हुआ और अगर आफ्टर एडोलेसेंस आपके पास हाइपरपिट्यूरिज्म आ गया, यानी एसिडोफिलिक ट्यूमर हो गया, यानी ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है कि ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्टहुड से पहले ज्यादा बन जाएगा तो जाइजेंटिज्म है, और अगर आफ्टर एडोलेसेंस होगा तो वो एक्रोमेगेली है। इफ एन एसिडोफिलिक ट्यूमर occurs after adolescence, that is after the epiphyses of the long bones have fused with the shaft, the person cannot grow taller but the bones can become thicker and soft tissue are continue to grow. ठीक है, बोन्स तो लंबी नहीं होंगी लेकिन वो थिक हो जाएंगी और उसका सॉफ्ट टिश्यू जो है वो ग्रो करेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज, सिर्फ 34 की प्रेजेंट लगानी है आपने। This condition is known as acromegaly. Enlargement is especially marked in the bones of the hands and feet and in the membranous bones. कौन सी हैं जिसमें cranium, nose, bosses on the forehead, supraorbital ridges, lower jaw bones and portion of the vertebrae, because their growth does not cease adolescence. Consequently होता क्या है कि the lower jaw जो है वो protrude forward, sometimes as much as half an inch. The forward slants फॉरवर्ड, जो फोर हेड है वो आगे आता है बिकॉज एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ सुप्राऑर्बिटल रिजेस। नोज इंक्रीज साइज ट्वाइस द नॉर्मल साइज, फीट का साइज 14 पे चला जाता है और लार्जर शूज। फिंगर्स जो है वो एक्सट्रीमली थिक एंड सो दैट द हैंड्स आर ऑलमोस्ट ट्वाइसली द सेम साइज। ये देखें, इसको एक में डायग्राम शो की है कि जिसमें फोरहेड एक्सपैंड कर गया है, ये देखिए जी, ये डेवलप हो रहा है। उसका नोज देखें, जॉ आगे आई हुई है, ठीक है, और देखिए सॉफ्ट टिश्यूज हैंड्स हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या हो रहा है, चीक बोन्स मोर प्रोमिनेंट है, मैंडिबल एनलार्ज एंड पुशेस फॉरवर्ड द टीथ टुवर्ड्स एंड वाइडली स्पेस्ड। एक्रोमेगैली के फिजिकल इफेक्ट्स क्या हैं कि सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर डीपर वॉइस बिकॉज लेरिंग्स जो एनलार्ज है, बिगर टंग उसकी बड़ी हो जाएगी एंड टिप्स एंड इफेक्ट्स ब्रीदिंग को इफेक्ट करेगा। कार्टिलेज इन द नोज एनलार्जेस, ठीक है, मेकिंग द नोज ब्रॉडर। नाक जो है वो कार्टिलेज डेवलप हो जाएगा, तो जैसे आपने पीछे देखा, एक बार आगे डायग्राम में आपको दिखाते हैं। मसल्स पे क्या इफेक्ट होगा कि इम्पेयर्ड मूवमेंट है क्योंकि एनलार्जमेंट बोन है, क्रशेस द पेरोनियल नर्व इन द नी, nerve carries the message to move the foot and lower leg. Nerve cannot send message to the leg to trigger the walking motion, also cause the muscle numbness, यानी सुइयां सुइयां चुभना शुरू हो जाएंगी, मसल वीकनेस होगी, लीड्स टू अर्ली डेथ। एक्रोमेगेली हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसका कि ये स्टिफन कर देता है, यानी थिक हो जाता है थोड़ा सा। हार्ट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, वेंट्रिकल्स हार्डर टू फिल अप, हार्ट ग्रोज बिगर इन ऑर्डर टू पंप द सफिशिएंट ब्लड, ठीक है। उसके बाद लंग्स पे क्या इफेक्ट है, एज बोन्स ग्रो रिब केज एक्सपैंड करेगा, डायफ्राम इज स्ट्रेच थिन एंड लूजली इलास्टिक, और ब्रीदिंग जो है वो कम हो जाएगी उसकी। ये देखें एक टिपिकल जो आपकी बुक में पिक्चर है, नोज देखें उसका कैसा है, लोअर जा देखें, फोरहेड देखें, ठीक है, ये एक्रोमेगैलिक पेशेंट है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ तक हमने सारा इंटीरियर का कर लिया और आपको सारा मैंने बताया है कि आज पैन हाइपोपिट्यूरिज्म क्या है। पैन हाइपोपिट्यूरिज्म अगर चाइल्डहुड में हो रहा है तो वो डिवार्फिज्म है, और अगर एडल्टहुड में हो रहा है तो उसको साइमन डिजीज कहते हैं, ठीक है। और जो पैन हाइपोपिट्यूरिज्म बच्चों में हो रहा था उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसको बेटा हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को सिंथेसाइज करेंगे और उसको डायरेक्ट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन दे देंगे, ठीक है। फिर आपने बताया कि वो अगर ट्यूमर्स होंगे या कोई आर्टरी या ये शीयन सिंड्रोम होगा तो आपका एडल्ट टाइप में पैन हाइपोपिट्यूरिज्म हो सकता है। देन हाइपरपिट्यूरिज्म क्या है, उसकी दो कंडीशंस हैं, उसमें स्पेशली एसिडोफिलिक ट्यूमर है, यानी ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्टहुड से पहले है तो जाइजेंटिज्म है, अगर एडल्टहुड के बाद है तो एक्रोमेगैली हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं जी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के ऊपर, जिस also called as the neurohypophysis is composed mainly of the glial like cells। मैंने बताया था कि अगर एम्ब्रोलॉजिकली वो डेवलप होता है जो कि न्यूरल टिश्यू हाइपोथैलेमस का एक्सटेंड करता है, इसलिए उसको ग्लायल लाइक सेल्स कहते हैं। ये पिट्यूसाइट्स कहते हैं इनको। The pituicytes do not secrete the hormone, they act simply as a supporting structure for large number of terminal nerve endings and terminal nerve endings from nerve tracts। टर्मिनल नर्व एंडिंग्स के ये एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि हार्मोन तो ऊपर हाइपोथैलेमस में बन रहा है जहाँ पे न्यूक्लियाई पड़े हैं सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर,
लेकिन वो टर्म वहां से नर्व एंडिंग्स जो है यानी एक्सोनल एक्सॉन्स जो निकलते हैं वो आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में लगते हैं. Nerve endings from the tracts originate in supraoptic paraventricular nuclei of hypothalamus. These endings lie on the surface of the capillaries. जो capillary plexus नीचे बना होता है hypothalamus hypophyseal structure, ये capillaries के ऊपर जाके posterior pituitary के ऊपर nerve endings पे end करती हैं. Where they secrete the two posterior pituitary hormones. Both are the peptide hormones. एक anti-diuretic hormone. What is diuresis? डायूरेसिस कहते हैं बेटे कि अगर यूरिन ज्यादा बन रहा हो, यानी आपका यूरिन ज्यादा बन रहा है, वाटर ज्यादा लॉस हो रहा है, उसको कहते हैं डायूरेसिस. बट एडीएच का क्या मतलब, ये एंटी है, यानी ये डायूरेसिस को रोकता है, को यूरिन में जाने से रोकता है, इसलिए इसका नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है. और दूसरा नाम इसका वेजोप्रेसिन है. क्यों वेजोप्रेसिन है वो आगे मैं बताती हूँ कि ये जितनी भी पूरी बॉडी की आर्टेरियोल्स हैं उनको उनकी वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है, कंप्रेस करता है. एंड सेकंड इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ये देखें, ठीक है, ये ऊपर हाइपोथैलेमस में पड़े होंगे, टिपिकल डायग्राम है. तो यहाँ से नर्व जो एक्सोनल नर्व फाइबर्स हैं वो नर्व में टर्म एंडिंग्स हैं, ठीक है. यहाँ पे नॉब्स होती हैं, टर्मिनल नॉब्स, इनके अंदर सिक्रीटरी वेसिकल्स के थ्रू आके यहाँ पे लग जाते हैं. और जब कोई नर्व सिग्नल आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये जो वेसिकल्स हैं जिन्होंने हार्मोन स्टोर किए हुए हैं, ठीक है, वो जाके बाहर इसको रिलीज कर देते हैं. बेसिकली एडीएच जो है वो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से निकलता है, और जो आपका ऑक्सीटोसिन है वो पैरावेंट्रिकुलर से निकलता है. ADH is formed primarily in the supraoptic nuclei, whereas oxytocin is formed by the paraventricular nuclei. Both are then transported in combination with carrier proteins called neurophycins. Carrier proteins होती हैं जिनके साथ ये बाउंड होता है वेसिकल्स के अंदर, और वो फिर जिनको न्यूरोफाइसिन्स कहते हैं वो जाते हैं डाउन टू द नर्व एंडिंग्स इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. केमिकल स्ट्रक्चर क्या है दोनों का? Both oxytocin and vasopressins are the polypeptides, each containing 9 amino acids. Their amino acid sequences are followed. ठीक है. Note that these two hormones are almost identical. दोनों एक जैसे हैं. Difference कहाँ पे है? Except that कि जो vasopressin है इसमें phenylalanine की जगह isoleucine आ गया है और arginine की जगह leucine आ गई है. बाकी सारे एक ही पैटर्न के अमीनो एसिड्स हैं. सिर्फ दो डिफरेंस है कि वेजोप्रेसिन का जो फिनाइल एलानीन है ना और आर्जिनिन है, उसमें ऑक्सीटोसिन में आइसोल्यूसिन और ल्यूसीन. ठीक है. द सिमिलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन देयर पार्शियल फंक्शनल सिमिलैरिटीज. एडीएच का क्या एक्शन है बेटा? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज थ्रू द सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी मैकेनिज्म. ठीक है. इसने कैसे कहाँ पे एक्ट करना है? किडनीज पे. ठीक है. किडनीज का जो एडीएच है, किडनीज का जो बेटा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स हैं वहां पे इसका बेसिक रोल है. होता क्या है कि एडीएच जो रिलीज हुआ इसने इंक्रीज की परमेबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स टू वाटर. वाटर को कंजर्व करना है ना, क्योंकि एंटी डायूरेसिस है. increases the water absorption from the lumen of the collecting tubules and ducts, so excess excretion of water in urine, यानी कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाएगा, सारे के सारा एब्जॉर्ब हो गया. सो मोर कंजर्विंग वाटर इन द बॉडी. तो कोई भी कंडीशन कि जिसमें बॉडी के अंदर वाटर कम हो रहा हो या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा हो, ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, तो एडीएच रिलीज होता है, वो वाटर को कंजर्व करता है और कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है. ठीक है. विदाउट एडीएच द luminal membrane of tubular epithelial cells of collecting ducts are almost impermeable to water. जो बेटा जो किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं उनकी जो एपिथेलियम है उनका एक पोर्शन ल्यूमन की तरफ होता है जहां से नालियों के अंदर है, और एक एपिकल पोर्शन होता है दूसरी साइड पे जहां वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चले जाते हैं. तो क्या होता है कि ल्यूमिनल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट इम्परमेबल होती है. एडीएच के अगर एडीएच नहीं होगा तो वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. इमीडिएटली इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन आर लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल वेसिकल्स होते हैं. जो इसकी एपिथेलियल सेल्स ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वहाँ वेसिकल्स हैं और हाईली वो वाटर परमिएबल पोर्स होते हैं जिनको एक्वापोरेंस कहते हैं. When ADH act on the cell, it first combined with the membrane. मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं. जब ADH रिसेप्टर के साथ आके बाइंड करता है तो क्या होता है
कि मैं आपको मैकेनिज्म पूरा बता दूं। जब एडीएच किडनी के ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स के जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आके लगेगा रिसेप्टर पे, तो अंदर जो है वो एडिनाइलेज साइक्लेज जो है वो सिस्टम एक्टिवेट होगा, साइक्लिक केएमपी बनेगी अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर। साइक्लिक केएमपी क्या करेगी, जो ये एक्वापोरेंस हैं, ठीक है, इनके वेसिकल्स की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। उसकी फॉस्फोराइलेशन के इफेक्ट की वजह से ये पोर्स ओपन हो जाते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो अंदर चला जाता है और फिर वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर चला जाता है। ओके, अब वेसल्स के ऊपर क्या है इफेक्ट ऑन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, वेसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑफ एडीएच, माइन्यूट कंसंट्रेशंस इवन 2 नैनोग्राम भी बेटा होगा तो वो एडीएच इंक्रीज करेगा वाटर कंजर्वेशन बाय द किडनी, वेयर एज हायर कंसंट्रेशंस ऑफ एडीएच हैव द पोटेंट इफेक्ट ऑफ constricting the arterioles throughout the body, therefore increasing the arterial pressure. For this reason, ADH has another name vasopressin. ठीक है, इस वजह से इसको vasopressin कहते हैं. So low blood volume and low blood pressure will stimulate ADH secretions. ठीक है, किडनीज पे, ब्लड वेसल्स पे, और अदर एक्शंस क्या है इसके अलावा, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनी स्मूथ मसल इन द बॉडी, जीआईटी, बाइल डक्ट, यूट्रस के भी कर सकता है, और इंक्रीज द यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन का क्या मतलब है कि यूरिन के अंदर रिटेन कर ले यूरिन को, ठीक है, वो भी उसी कंडीशन को इंक्रीज कर सकता है। नाउ सेकंड वन इज द ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है हम एडीएच जो है बेटा बाहर से भी दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको मैं इसमें बता दूं, जो एडीएच है, एक होती है डायबिटीज मेलाइटिस, एक मैंने आपको पीछे बताया कि जो ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा हो रहा था वो पिट्यूटरी डायबिटीज हो जाती है। अब एक चीज होती है डायबिटीज इंसिपिडिस। डायबिटीज इंसिपिडिस क्या होती है बेटे, कि अगर एक्सेसिव एडीएच बन रहा है और उसकी वजह से यूरिन के अंदर वाटर की एक्सेस अमाउंट बन रही है, तो इस डिजीज को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। इसमें बेसिक वजह क्या होती है कि इसमें जो आपका सुप्रा ऑप्टिक जो न्यूक्लियाई है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ट्यूमर हो सकता है हाइपोथैलेमस का या हाइपोफिजियस का, जो कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, हमने कहा कि सुप्रा ऑप्टिक जो है वो उससे एडीएच बन रहा है ना, तो अगर एडीएच की एब्सेंस हो जाएगी, एडीएच नहीं बनेगा, तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो यूरिन में निकल जाएगा, तो आपको जो डायबिटीज होगी उसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। ठीक है, वो दो तरह की हो सकती है, एक सेंट्रल न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस हो सकती है, एक नेफ्रोजेनिक डायबिटीज, नेफ्रो किडनी से है, नेफ्रॉन्स किडनीज को कहते हैं। तो सेंट्रल है तो ऊपर होगी, इसका मतलब है कि एडीएच ही सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से ताकि वो जाके रीनल ट्यूब्यूल्स पे इफेक्ट करे। नेफ्रोजेनिक होगी तो इनएबिलिटी कि एडीएच तो सही बना लेकिन किडनी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो वो डायबिटीज इंसिपिडिस के अंदर पॉलीयूरिया पॉलीडिस्पिया हो जाएगा, यानी आपका एक्सेसिव वाटर लॉस होगा और आपको प्यास ज्यादा लगेगी। उसको ट्रीटमेंट के लिए हम एडीएच का जो है वो इंजेक्शन दे देते हैं, जो कि बेटा जो कि सस्पेंड होता है ऑयल के अंदर और उसको स्लोली रिलीज करते हैं। डायबिटीज इंसिपिडिस। नाउ मूव ऑन टू द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो है कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। तो इसके दो रोल है, एक तो पार्चुरेशन जिसको के चाइल्ड बर्थ भी कहते हैं उसमें इसका रोल है, और दूसरा मिल्क इजेक्शन में। एक हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन में रोल करता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है बेटे, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करेगा कि ये इजेक्ट कराएगा, ठीक है, इसने बनाने में नहीं, इजेक्शन के मिल्क को निकालने में। अच्छा जी, इसका रोल जो है वो पार्चुरेशन या लेबर में या चाइल्ड बर्थ में क्या है, द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इन अकॉर्डेंस विद इट्स नेम पावरफुली स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जेस्टेशन। जेस्टेशन प्रेगनेंसी को कहते हैं, hence facilitating the birth of the baby, birth of the baby या पार्चुरेशन भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है, लेबर भी कहते हैं इसको। उसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो इंड्यूस करता है लेबर और रिड्यूस द पोस्टपार्टम ब्लीडिंग। कैसे करता है बेटा, कि आपका जो दो चीजें हमने इसका रोल देखने के लिए हमने हाइपोफिजेक्टमी की, तो हमें पता चला कि जो ऑक्सीटोसिन है, अगर हम हाइपोफिसेक्शन एनिमल था उसको हाइपोफिसेक्शनाइज कर दिया, यानी उसका काट दिया हमने उसका पोस्टीरियर लोब, तो उसमें ऐसे एनिमल्स में डिलीवरी जो है वो प्रोलॉन्ग हो गई।
ठीक है। दूसरा, इसमें प्लाज्मा के अंदर ड्यूरिंग लेबर ज्यादा हो जाता है ऑक्सीटोसिन। और तीसरा ये क्या करता है कि जब एंड ऑफ द बर्थ के ऊपर हेड ऑफ द बेबी जो है वो सर्विक्स को स्ट्रेच करता है, तो सिग्नल्स जो है वो आफ्रेंट सिग्नल्स ऊपर जाते हैं ब्रेन के अंदर, तो वो सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी को रिलीज करता है, ये जाके जो यूट्रस के मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर वो बेबी की जो है वो पुश होता है नीचे और बेबी की बर्थ हो जाती है। ठीक है, ये एक विशियस सर्कल में चला जाता है, पॉजिटिव फीडबैक में चला जाता है। और इसके अलावा क्योंकि जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन कर देता है ब्लड वेसल्स की, जो कि यूट्राइन वेसल्स की, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लीडिंग ना हो सके। दूसरा, ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इंजेक्शन में कैसे है ब्रेस्ट में, कि इन लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है, ऑक्सीटोसिन कॉज द मिल्क टू बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द एल्वेओलाई ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स into the ducts of breast so that the baby can obtain it by suckling. This mechanism is called milk letdown or milk ejection. मायोएपिथेलियल सेल्स जो है बेटा ये आउटसाइड होते हैं, तो ये लेटेस्ट फ्रेमवर्क बनाते हैं एल्वेलाई ऑफ द मेमरी ग्लैंड के बाहर। एल्वेलाई ऑफ द मेमरी ग्लैंड के बाहर जो है वो मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो इसमें क्या करना है, ऑक्सीटोसिन ने इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो एल्वेलाई से डक्ट्स के अंदर जाके मिल्क आ जाता है। तो क्या होता है कि जैसे बेबी सक करता है तो सिग्नल जाता है, सेंसरी सिग्नल ब्रेन को जाते हैं, हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है, वो जाके मायोएपिथेलियल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वहां से एल्वेलाई में ब्लड आता है मिल्क, और एल्वेलाई से डक्ट्स में चला जाता है। सो जैसे बेबी सक करता है तो कुछ मिनट्स के बाद जो है वो मिल्क जो है वो निपल से आना शुरू हो जाता है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड मिल्क लेट डाउन और मिल्क इंजेक्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गई। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड हो रहा है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर ऑफ योर एंडोक्राइनोलॉजी इट हैज बीन कवर्ड। ठीक है, इसमें हमने ग्रोथ हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे पढ़े हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन को हमने इसमें डिस्कस किया है, सबसे आगे कि उसका क्या मेटाबॉलिक इफेक्ट है, क्या कर रहा है, और डायबिटीज जो प्रोड्यूस वो कर रहा है वो पिट्यूटरी डायबिटीज होती है। तो डायबिटीज मेलाइटस और पिट्यूटरी डायबिटीज, इन दोनों का क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए। शीहन सिंड्रोम क्या होता है और इनकी एबनॉर्मेलिटीज क्या है, कि डिफार्विज्म है, एडल्ट में पैनहाइपोपिट्यूरिज्म है, हाइपरपिट्यूरिज्म अगर हो गया, तो अगर बिफोर एडल्टहुड है तो वो जाइजेंटिज्म होगा, आफ्टर एडल्टहुड होगा तो वो एक्रोमेगैली हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पढ़े कि एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है, इसके कौन से दो इफेक्ट्स हैं, किडनी पे क्या इफेक्ट है, इसने कंजर्व करना है वाटर को और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंक्रीज करना है, डायूरेसिस को कि एंटी करना है, ठीक है, उसको सप्रेस करना है। तो अगर कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा कि वो एक्सेसिव वाटर जो है वो डाइल्यूट यूरिन बनेगा। तो और अगर एडीएच होगा तो वो कंजर्व करेगा वाटर को, और जो जो डक्ट्स हैं वहाँ पे एक्वापोरेंस होते हैं, और ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट करता है, ये पता होना चाहिए सारा। इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है ये पता होना चाहिए, डिफरेंस क्या है दोनों के दरमियान में। और ऑक्सीटोसिन के दो रोल जो है वो क्या है, एक प्रेगनेंसी जो लैक्टेशन सॉरी पार्चुरेशन में यानी बर्थ ऑफ द बेबी के अंदर, और ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेटिंग मदर के अंदर। ठीक है, होपफुली कि आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर